एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीमा मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 8 के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 7 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स है उसमें क्या कितना फेज डिफरेंस है? ठीक है, दैट इज आंसर इज पाई बाई टू। पाई सॉरी पाई का फेज डिफरेंस आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फेज डिफरेंस इज पाई यानी 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ का जो रेशियो होता है वो 1 बाई यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली यानी 1 बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जैसे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा, है ना, या फिर लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए? गामा की। आपको वो स्पेक्ट्रम याद है ना फ्रीक्वेंसी का, जिसमें गामा वगैरह पूरा लिखा हुआ था, माइक्रोवेव वगैरह का, वो स्पेक्ट्रम याद कर लीजिए, वो काफी इजी हो जाता है जिससे कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। अकॉर्डिंग टू मतलब जो मैक्सवेल की हाइपोथेसिस है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके मतलब जब हाइपोथेसिस क्या बोलती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो वो किस चीज को राइज करता है? तो आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी हम ये पहले भी देख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लास्ट मैग्नेटिक चैप्टर डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखा था, तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फोर्थ में, which of the following proves that electromagnetic wave are transfer? तो that answer is polarization। तो polarization प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स हैं इन नेचर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज पोलराइजेशन? ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए फिनोमेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is used to investigate the structure of solid? सॉलिड का स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनमें से कौन सी वेव का यूज किया जाता है, कौन सी रेस का? ठीक है, तो आप बताइए मुझे। आंसर इज एक्स रे। एक्स रेज। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब किसी पुरानी बिल्डिंग या फिर पुराने डैम का जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो कितना और चल सकता है, तो उस वहां पर जो उस समय जो जो साइंटिस्ट या बोलिए या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस वेव एक्स रेज का यूज करते हैं ताकि चेक कर सकते हैं कि सॉलिड कितना अभी भी कितने दिन और टिक सकता है, या फिर वो डैम है जो बिल्डिंग है वो कितने दिन और चल सकती है। ये आजकल ठीक है, मूवीज वगैरह में भी आप अगर आप देखते हैं तो उसमें भी रेफरेंस दे रखा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर यूज्ड टू ट्रीट मसल एक्ट? मसल्स एक्ट को ट्रीट यानी मसल्स जो पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी रेज का यूज होता है? तो आंसर इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज, इसको याद कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हेन इन द कंडक्शन करंट द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के सेम कब होता है? तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो when when the source is AC नहीं, when the source is DC नहीं, when the source is neither AC nor DC, तो this is the right answer। जब सोर्स neither AC होगा nor DC होगा तब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्ज इज। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होंगी, जब चार्ज इनमें से क्या होगा? ऑप्शंस में से मार्क करना है। ठीक है, मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी इससे भी पॉसिबल है, पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज आल्सो द पॉसिबल कंडीशन। तो जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो जो नहीं, सॉरी सॉरी, मूविंग विद कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वो रखा है, कांस्टेंट से नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट मार्क कर रखा है। फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस कैन बी द राइट, दिस कैन बी द पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज सेइंग ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे मूविंग कैसे जनरेट किया सकती है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल करेगा या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है, चार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच वेव आर यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। द आंसर इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स का ही यूज करते हैं, आंसर इज माइक्रोवेव्स। ये तो आप अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज वगैरह देखते होगे तो उसमें भी आजकल ये काफी ज्यादा मेंशन किया रखा होता है, ठीक है। मतलब अगर जो जनरल स्टडीज के अगर काफी बच्चे जैसे जनरल एप्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो थोड़ा न्यूज वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी अगर आप अभी फिलहाल सैटेलाइट वगैरह की जो बात की गई थी उसमें ये मेंशन था, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए कोई बात नहीं, नहीं ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड and the electric field component to the intensity of EM wave is, तो आंसर इज 1:1। दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, आंसर इज 1:1। तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम होता है इन इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1:1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मिनिमम वेवलेंथ। अब मिनिमम वेवलेंथ देखो, हमने देखा जिस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, ठीक है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो गामा रेज, दिस इज गामा, हमने क्वेश्चन में चेक किया था ना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी, गामा रेज की, तो इसलिए वाइसा वर्सा क्या हो जाएगा इसका, इसलिए लैम्डा इसका सबसे कम होगा, लैम्डा मिनिमम फॉर गामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 12 क्या बोला है? द करेक्शन, द करेक्ट ऑप्शन इफ स्पीड ऑफ गामा, स्पीड ऑफ गामा यानी कि v गामा, स्पीड ऑफ x यानी कि vx, एंड द स्पीड ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं vm से, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है स्पीड। ये क्या होता है? स्पीड, स्पीड। तो जिसकी, अब हमें बताना है कि ये किसका होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको स्पेक्ट्रम याद है तो आप उसको देख के काफी अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? vg vm और vx, vg vx और vm ये तीनों ही सेम होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन बताना है, अगर गामा की vx है और माइक्रोवेव की vm है और एक्सरेज की vx है, तो इनकी स्पीड का करेक्ट रिलेशन बताना है। तो आंसर इज vx, vg रिलेट, vg इक्वल टू vx, v इक्वल टू vm, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। चलिए द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, एक्चुअल में ये रूट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इनवर्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड दी, इज कॉल्ड हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन, देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो इसका आप बता सकते हैं। चलिए हम मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हीट रेडिएशन। देखिए आप जब आपने पढ़ा होगा, जब इन्वायरमेंटल की जो बातें होती हैं तब उसमें मेंशन किया था इंफ्रारेड रेडिएशन, ओजोन लेयर, है ना। तो आपने इन्वायरमेंट भी पढ़ा होगा तब भी आपने ये देखा होगा वहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन का मार्क मेंशन किया होता है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट रेडिएशन, जब उससे क्या स्किन जल जाती है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन भी यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे या फिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ रेडियो वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड एज,
द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ultra high frequency band radio waves in use in electromagnetic wave used as, तो आंसर इज सेलुलर फोन कम्युनिकेशन। सेलुलर फोन कम्युनिकेशन में ये यूज होता है, क्यों? ताकि टावर टावर की लेंथ को मिनिमाइज कर सके, यानी हाइट ऑफ टावर को मिनिमम किया जा सके, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हम काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए ये ऐसा याद रखिए, ये टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द टावर की वजह से किया जाता है इसको। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, सेलुलर फोन। चलिए 17 में पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाई, मतलब किस कौन सा फिनोमेना इसमें प्रूव करता है इस चीज को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पोलराइजेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है? पोलराइजेशन, डेफिनेशन वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा हो जाएगा। वी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸8। ये आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है, पर क्या बता रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप ये करेंगे ना, तो आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जिसको अगर आपको स्पेक्ट्रम याद है तो आप उसमें से मार्क कर सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो आप इसको करिए और करके मुझे बताइए। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखी है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव्स। जिसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो माइक्रोवेव्स आएगी। चलिए इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 0.1 यानी कि 3 इंटू 10⁹9 हो जाएगा ये। तो ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइक्रोवेव। ठीक है, तो क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन, इफ ई एंड बी आर, ई क्या, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी कि जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। जो इनकी क्रॉस की डायरेक्शन होगी, जब इन दोनों का क्रॉस वेक्टर निकालेंगे, जो क्रॉस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ईएम वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी। तो आंसर होगा ई क्रॉस बी वेक्टर। ई क्रॉस बी किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ई क्रॉस बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 क्या बोला है? द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, अच्छा ये तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख लेते हैं। आंसर इज एक्स रेज। अगर आपने अच्छे से सुना है तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो और कोई भी क्वेरी हो, या फिर अगर आपको स्ट्रीम या फिर कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, इन सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए फिर